हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और राजस्थान के इतिहास में हम प्रमुख राजवंशों के बारे में चर्चा कर रहे थे। और आज हम जयपुर का जो कच्छवा वंश है, यानी कि जयपुर का जो इतिहास है, उसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जयपुर में जो राजवंश था उसे कच्छवा राजवंश के नाम से जाना जाता है और इसी कच्छवा राजवंश के बारे में हम पढ़ेंगे। कच्छवा वंश और जयपुर के आसपास के इलाके में इस वंश के शासकों ने शासन किया था और ये स्वयं को भगवान राम के वंशज मानते हैं। जयपुर के जो शासक हैं वे स्वयं को, जयपुर के जो शासक थे वे स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते थे। और आमेर के लेख में इन्हें रघुकुल तिलक कहा गया है। तो आमेर के लेख से भी ये पता चलता है कि ये जो है स्वयं को राम का वंशज कहते थे, क्योंकि आमेर के लेख पर लिखा हुआ है रघुकुल तिलक। तो रघुकुल तिलक लिखा हुआ है आमेर के लेख पर, और इसी के आधार पर जयपुर के जो कच्छवा वंश के जो शासक हैं उन्हें भगवान राम के वंशज माना जाता। अब इनके कुल देवता हो गए भगवान राम और आराध्य देवता हो गए गोविंद देव जी। गोविंद देव जी जो थे वो इनके आराध्य देव थे। और इनकी कुलदेवी थी जमुआई माता और आराध्य देवी थी शीला देवी। तो ये फैक्ट हमें याद रखने हैं कि ये स्वयं को भगवान राम का वंशज मानते थे और कुल देवता भगवान राम हैं इनके, और आराध्य देवता गोविंद देव जी, कुलदेवी जमुआई माता और आराध्य देवी शीला माता। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। कच्छवा वंश के प्रारंभिक शासक जो हुए हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो नल सिंह नाम बताया जाता है एक प्रारंभिक शासक का, और इन्होंने कच्छपात नामक लड़ाकू जाति को परास्त किया था और नरवर में कच्छवा वंश की स्थापना की थी। तो नरवर में कच्छवा वंश की स्थापना की थी नल सिंह ने, और ये नरवर जो है ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये बात हमें याद रखनी है। प्रारंभिक इतिहास जो है वो कच्छवा वंश का, यानी कि सबसे पहले जो है वो कच्छवा वंश की स्थापना एमपी नरवर में होती है और एक शासक हुए हैं नल सिंह। ये नल सिंह जो है कच्छपात नामक एक लड़ाकू जाति को परास्त करते हैं और नरवर में कच्छवा वंश की स्थापना करते हैं। उसके बाद एक नाम मिलता है तेजकरण या फिर दुल्हे राय। ये दुल्हे राय के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और इन्होंने 1137 में बड़गुजरों को परास्त किया और दौसा में कच्छवा वंश की स्थापना की। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी है कि दौसा में कच्छवा वंश की स्थापना किसने की थी। तो दुल्हे राय ने 1137 ईस्वी में बड़गुजरों को परास्त किया था और दौसा में कच्छवा वंश की स्थापना की थी। अब इन्होंने माची के जो मीणा थे उनको परास्त किया और माची के मीणाओं को परास्त करके माची का नाम जो है वो अपनी कुलदेवी जमुआ माता के नाम पर जमुआ रामगढ़ रखा। तो माची का नाम जो है वो जमुआ रामगढ़ रखा था दुल्हे राय ने। तो ये बात हमें याद रखनी है। और यहाँ पर इन्होंने शासन किया था, मीणाओं को परास्त किया, माची के मीणाओं को परास्त किया और माची का नाम जमुआ रामगढ़ रखा अपनी कुलदेवी के नाम पर। अब इन्होंने कच्छवा वंश की जो कुलदेवी हैं जमुआई माता, उनके मंदिर का निर्माण करवाया था। तो ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि जमुआई माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो दुल्हे राय ने करवाया था। अब उसके बाद एक और नाम मिलता है कोकिल देव, और कोकिल देव ने मीणाओं को परास्त करके आमेर पर अधिकार किया था। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। मीणाओं को परास्त करके इन्होंने आमेर पर अधिकार किया था और एक प्रकार से आमेर को सर्वप्रथम राजधानी बनाया था कोकिल देव ने। तो ये भी महत्वपूर्ण जानकारी हो जाती है कि आमेर को सर्वप्रथम किस शासक ने राजधानी बनाया था, तो वो कोकिल देव हो जाएंगे। तो ये हैं जयपुर के प्रारंभिक शासक
और इसी के बाद जयपुर के जो शासक हैं वो स्थायी रूप से आमेर को राजधानी बनाते हैं और सवाई जय सिंह तक उनकी राजधानी आमेर रहती है। फिर सवाई जय सिंह के समय वो जो हैं जयपुर को राजधानी बनाते हैं और फिर वहीं से कछवाहा वंश की राजधानी जो है वो जयपुर बनती है। कछवाहा वंश के प्रारंभिक शासकों के बारे में पढ़ने के बाद अब हम पृथ्वीराज कछवाहा के बारे में पढ़ते हैं। और ये महत्वपूर्ण शासक हुए हैं क्योंकि इन्होंने खानवा के युद्ध में ये राणा सांगा की तरफ से लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। खानवा का युद्ध जब हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय हमने विस्तार से चर्चा की थी। 1527 में बाबर और महाराणा सांगा के बीच में हुआ था और उस समय पाती पेरवन के तहत राणा सांगा ने राजपूताने के सभी शासकों को निमंत्रण भेजा था कि वे आए और राणा सांगा की उस युद्ध में सहायता करें। तो उसी पाती पेरवन के तहत पृथ्वीराज कछवाहा जो हैं वे जाते हैं और राणा सांगा की सहायता करते हैं, लेकिन इस युद्ध में वे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो ये बात हमें याद रखनी है। इसके अतिरिक्त पृथ्वीराज कछवाहा ने 12 कोटड़ी की स्थापना की थी, तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो पहले महत्वपूर्ण शासक हुए हैं पृथ्वीराज कछवाहा। अब इनके बाद हम जो हैं जयपुर के जो शासक हैं उनके बारे में लगातार पढ़ेंगे। जैसे कि इनके शासनकाल के बाद अब भारमल का शासनकाल, उसके बाद में भगवंत दास का शासनकाल, उसके बाद में मानसिंह का शासनकाल। इस प्रकार से अब कड़ी से कड़ी जुड़ती जाएगी। इस राजवंश का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद भारमल शासक बनते हैं। 1547 से 1573 तक इनका शासनकाल रहता है। ये राजपूताने के प्रथम शासक थे जिन्होंने मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। मतलब एक प्रकार से सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी जयपुर के शासक भारमल ने, या फिर कछवाहा राजपूत शासक भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और ये अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक थे। और इन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई का विवाह जो है वो अकबर से करवाया था। तो एक प्रकार से राजपूताने के साथ मुगलों का वैवाहिक संबंध, प्रथम बार वैवाहिक संबंध जो है वो भारमल की पुत्री हरखाबाई के साथ होने से ये शुरुआत होती है। और अकबर का विवाह हुआ था हरखाबाई से और अकबर ने हरखाबाई को मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि दी थी। तो ये बात हमें याद रखनी है। अकबर ने जो है हरखाबाई को मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि दी थी और इसी हरखाबाई का पुत्र होता है सलीम, जिसे हम इतिहास में जहांगीर के नाम से जानते हैं। तो जहांगीर जो है वो हरखाबाई का पुत्र था। अब हमें पता है कि 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगवाया था। तो वो नागौर दरबार जो है वो अकबर ने भारमल की सहायता से लगवाया था। तो ये बात भी हमें याद रखनी है। नागौर दरबार के समय में भारमल ने जो है वो अकबर की बहुत सहायता की थी। अब भारमल के बाद उनका पुत्र भगवंत दास जो है ये जो है शासक बनते हैं और 1573 से 1589 तक इनका शासनकाल रहता है। और इन्होंने भी मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, जैसे कि इनके पिता ने भी ऐसा किया था। तो भगवंत दास ने भी अपनी पुत्री मानबाई जो थी इनका विवाह जहांगीर से किया था। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब ये एक प्रकार से मुगलों के अधीन रहकर ही शासन कर रहे थे, ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। तो इन्हें जो भी मुगल कहते थे वैसा करना पड़ता था और इसी वजह से इन्होंने अपनी पुत्री जो मानबाई थी उनका विवाह जहांगीर से किया था। तो ये बात हमें याद रखनी है। और जहांगीर ने मानबाई को सुल्तान निस्सा की उपाधि दी थी। तो ये उपाधियां भी हमें याद रखनी है। जैसे अकबर ने हरखाबाई को मरियम उज़्ज़मानी की उपाधि दी थी, तो उसी प्रकार से सलीम यानी कि जहांगीर ने सुल्तान निस्सा की उपाधि दी थी मानबाई को। जयपुर के शासक भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई और खुसरो जो था वो इसी का पुत्र था। खुसरो अपने विद्रोह के लिए प्रसिद्ध हैं। खुसरो ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था और उसी वजह से ये मानबाई जो हैं बहुत परेशान हो जाती हैं और ये मानबाई जो हैं खुसरो की हत्या कर देती हैं। और इतनी परेशानियों आने पर ये जो हैं अपना मानसिक संतुलन खो देती हैं और आत्महत्या कर देती हैं। तो मानबाई ने अपने पुत्र खुसरो
की हत्या की थी और स्वयं ने आत्महत्या की थी। तो ये बात हमें याद रखनी है। अब ये जो है अकबर के अधीन रहकर शासन कर रहे होते हैं और इसी के समय में इनका पुत्र जो होता है मान सिंह, मान सिंह जो है ये जो है अकबर के दरबार में ही रहते थे उस समय। और अब हम अगले लेक्चर में इनके बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही ज़्यादा महान शासक हुए हैं एक प्रकार से मान सिंह, लेकिन ये जो है अकबर के अधीन रहकर इन्होंने शासन किया था, तो इसी वजह से इतिहास में इनका इतना महत्व नहीं रह गया। बाकी इन्होंने बहुत ज़्यादा युद्ध जीते थे, ऐसा बताया जाता है कि 67 युद्ध इन्होंने जीते थे और अकबर के अधीन रहकर इन्होंने ये सारे युद्ध जीते थे। बहुत ही वीर शासक थे मान सिंह, लेकिन अकबर की अधीनता के कारण इनकी इतनी ज़्यादा इनको मान सम्मान नहीं मिला, क्योंकि ये मुगलों के अधीन रहकर युद्ध जीते थे इन्होंने। तो अब हम अगले लेक्चर में मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।